नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि महत्वपूर्ण आयोग में से एक है। आज तक संपूर्ण भारत के जितने भी आयोग या जितने भी कमीशन बने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं, जिसको कि हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं, वो संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत स्वतंत्र हो चुका था, अर्थात पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात हम करते हैं। तो जब भारत की स्वतंत्रता मिल गई थी तो भारत की स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत की शिक्षा व्यवस्था भी अत्यंत चरमरा गई थी, क्योंकि मैकाले ने आकर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। आज भी हालांकि हम उसको आधुनिकी शिक्षा का एक पितामह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन खैर जो भी है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था का तहस नहस कर दिया था। जबकि आप जानते होंगे, अगर आपको पता हो तो जब वो आया था भारत में तो वहाँ पर 35 के आसपास आप जब लंदन की शिक्षा की व्यवस्था के देखेंगे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ 11% ब्रिटेन की शिक्षा का परसेंटेज था, अर्थात साक्षरता का परसेंटेज 11% था। जबकि मैकाले का स्टेटमेंट है कि उस समय भारत की जो मतलब शिक्षा व्यवस्था थी उसमें तकरीबन 49% के आसपास 49% के आसपास शिक्षा की व्यवस्था थी। खैर, लेकिन उसने तहस नहस शिक्षा की व्यवस्था कर दी। तो खैर जो भी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि हमारा जो टॉपिक है उस पर जाएंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत चकनाचूर हो चुकी थी। तो अब ये पटरी पर लाने का जो एक जिम्मा था वो किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या कोई भी एक साधन के रूप में अगर हम बात करें तो वो शिक्षा ही मात्र एक साधन है जिसको प्राप्त करके हम समुन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हम देखेंगे तो बहुत सारे आयोग आए थे, जिसमें कि आप 1948 में देखेंगे तो राधाकृष्णन आयोग, जो कि विश्वविद्यालय आयोग था। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग भी आया था, तो वो माध्यमिक शिक्षा के लिए था। अर्थात एक एक अंग को लेकर तो शिक्षा व्यवस्था पर बातचीतें हुई थी, लेकिन कोई भी आयोग ऐसा नहीं था जो कि संपूर्ण शिक्षा पर, किस पर, तो संपूर्ण शिक्षा पर, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी आयोग ने बात नहीं की थी। चूंकि राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी, फिर माध्यमिक शिक्षा केवल माध्यमिक शिक्षा मुद्यालय कमीशन ने किया था। और ये इसी के कारण से संपूर्ण शिक्षा, चूंकि आप देखेंगे तो अगर विश्वविद्यालय शिक्षा की हम बात करेंगे तो विश्वविद्यालय शिक्षा को अगर हमें समुन्नत बनाना है तो हमें माध्यमिक शिक्षा को समुन्नत बनाना पड़ेगा, तभी हम उच्च शिक्षा को समुन्नत बना सकते हैं। और अगर हमें माध्यमिक शिक्षा को समुन्नत बनाना है तो उसके पहले हमें उसके आधार जो प्राथमिक शिक्षा है उसको समुन्नत बनाना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक आप अपनी नींव को मजबूत नहीं करेंगे कभी भी भवन मजबूत नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी शिक्षा की व्यवस्था पर एक अलग अलग अंग की बात तो हुई थी, लेकिन संपूर्ण शिक्षा को एक इकाई के रूप में किसी ने परिभाषित नहीं किया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा आयोग को दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को दिया गया। तो इसके कारण अगर हम बात करें तो संपूर्ण शिक्षा, इसके न केवल कारण बल्कि कारण, आवश्यकता और महत्व, अगर हम कारण, आवश्यकता और महत्व की बात करेंगे तो सबसे पहला जो कारण हो जाएगा वो संपूर्ण शिक्षा के ऊपर दृष्टिपात, फिर मानव के रहन सहन की अच्छी व्यवस्था करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना, फिर आप देखेंगे तो वैज्ञानिकता, अर्थात शिक्षा में वैज्ञानिकता लाना, कृषि कार्य में तेजी लाना या फिर कृषि कार्य में भी वैज्ञानिकता का प्रयोग करना, संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र की जांच करना, निर्धनता का उन्मूलन करना, सबके पास तक शिक्षा की पहुंच का विकास करना,
इत्यादि बहुत सारे ऐसे कारण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको आवश्यकता मिल जाएंगी, जो कि इसको लाने का एक परम श्रेय माना जाता है। अब हम जब देखेंगे कि सबसे पहले संपूर्ण शिक्षा की बात पर बल दिया गया इसमें, फिर जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा में संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। अब संपूर्ण शिक्षा के बाद क्या होगा, तो रहन सहन का उन्नयन, रहन सहन का उन्नयन। इसके अलावा क्या कहेंगे, शिक्षा में वैज्ञानिकता, सब के पास शिक्षा की पहुंच, फिर कृषि का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास। अर्थात इसके इस प्रकार से बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे, जिसके कारण से इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को लाया गया। अब आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका नाम पड़ा। आखिर क्यों पड़ा शिक्षा आयोग? इसमें किसी भी एक शिक्षा की बात नहीं कही गई कि विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, नहीं, संपूर्ण शिक्षा पर यह बल देता था, जिसके कारण से इसको शिक्षा आयोग कहा गया। और चूंकि राष्ट्रीय था इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा गया। अब हम बात करेंगे कि आप प्रायः समझते होंगे कि इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे, तो कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर लिख दीजिए। अब ये प्रोफेसर जो दौलत सिंह कोठारी जी थे वो तत्कालीन यूजीसी के चेयरमैन थे। यूजीसी के चेयरमैन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ये इसमें आप देखेंगे तो संपूर्ण रूप से 14 सदस्यीय कमेटी थी और 6 विदेशी भी थे। अब एक चीज आप जान लीजिए कि यहां पर 14 सदस्यीय टीम मैंने कहा है, कहीं कहीं पर आपको 17 सदस्यीय भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं पर जो मैंने 6 विदेशी लिखा है उसके जगह 5 विदेशी भी मिल जाएंगे। तो आप यह मत समझना कि मैंने गलत कहा है, तो कई बार अलग अलग मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि 14 सदस्यीय कमेटी थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि 17 भी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएंगे। फिर 6 विदेशी सदस्य थे जिसमें कि कहीं कहीं पर 5 भी आपको मिलेगा। तो इनकी और इसको जो लाया गया वो कब लाया गया, 14 जुलाई 1966 को ये लाया गया, प्रस्तावित कह दीजिए, प्रस्तावित किया गया। और इसका जो सबमिशन हुआ वो कब हुआ, 29 जून 1966 को। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण से इसको कोठारी आयोग के भी नाम से जाना जाता है। फिर 14 सदस्यीय या 17 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें कि 5 या 6 विदेशी लोग भी थे इस कमेटी में। फिर इसका जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो 14 जुलाई 1964 को, ये 1964 को इसको प्रस्तावित किया गया और 29 जून 66 को इसको सबमिट किया गया। तो इसके जैसे कि मैंने कारण, महत्व और आवश्यकता को मैंने बल दिया है, इसके अनुसार आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप इसमें लक्ष्य अगर हम देखेंगे तो लक्ष्य की अगर हम बात करें
या उद्देश्य कह दीजिए, उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य, या इसको हम पंचमुखी कार्यक्रम भी बोलते हैं। इसको हम पंचमुखी कार्यक्रम के भी नाम से जानते हैं। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, फिर शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की प्रक्रिया में तेजी, फिर इसके अलावा शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी, इसके अलावा शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आप देखेंगे यहां पर ये जो इसके उद्देश्य हैं, या इसको हम पंचमुखी कार्यक्रम के भी नाम से जानते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात इसमें शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, यह क्या कहता है कि शिक्षा के द्वारा ही आप किसी भी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। का मतलब है कि आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसका पाठ्यक्रम ऐसा हो, उसकी विधियां ऐसी हो, उसकी प्रभावशालिता ऐसी हो, या उसमें गुणात्मकताएं ऐसी हों जो कि देने के बाद, अर्थात शिक्षा देने के पश्चात जो उसमें ज्ञान में वांछित परिवर्तन हो सके, उसका जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो सके, या उसके जो स्किल है उसमें परिवर्तन हो सके, जिससे कि वो अपनी जीविकोपार्जन करने में सफल हो सके, अपने व्यवसाय को उपार्जन करने में सफल हो सके, अपने अर्थोपार्जन करने में सफल हो सके। फिर तो उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। शिक्षा ऐसी हो जो कि क्या करे, तो सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ाए और साथ ही राष्ट्रीय एकता का भी विकास हो। जिस प्रकार से हमारा खंडन कर दिया था, इस एक प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाया था, तो हम में एक प्रकार से संपूर्ण रूप से फूट हो गई थी। तो उसी फूट को संपूर्ण रूप से एकत्व भाव में लाना इसका परम उद्देश्य माना गया। फिर उसके हिसाब से अगर हम सामाजिकता पर अगर गौर करेंगे, अगर सामाजिक सौहार्द को बहाल करेंगे, तभी हम राष्ट्रीय एकता का भी विकास कर पाएंगे। तो इसका यह परम लक्ष्य था। फिर शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की प्रक्रिया में तेजी। अब प्रजातांत्रिक जो गतिविधियां थी, प्रजातांत्रिक गतिविधियों को तो शायद पूरा संपूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया था, तो उसकी प्रक्रिया में अत्यंत तेजी लाना हमारा उद्देश्य था। फिर शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी। अब हम संपूर्ण रूप से तो हमारा लूट करके वो चले गए थे, जिसको कि हम भारत में सोने की चिड़िया हम कहते थे। तो सोने की चिड़िया तो छोड़िए, कुछ छोड़ा ही नहीं था, हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो अब हम आधुनिकी प्रक्रिया में कैसे विकास करें, किस प्रकार से तेजी लाएं, तो उसके लिए एकमात्र अगर साधन की हम बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो सकता है, तो शिक्षा हो सकती है। उसकी प्रक्रिया में तेजी करना। फिर शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना तथा उसमें सजगता लाना। अब हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमारा आर्थिक, राजनीतिक, हमारा आध्यात्मिक मूल्यों का अगर विकास हमारा शिक्षा के द्वारा की जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारी नैतिकता में परिवर्तन होगी, हमारी राजनीतिक सोच में परिवर्तन होगी। हम शिक्षा ले पाएंगे तो हमारे आर्थिक मूल्यों में भी परिवर्तन आएगा। फिर आध्यात्मिक मूल्यों या सामाजिक मूल्यों, संपूर्ण रूप से मूल्यों में परिवर्तन होगा। तो यही संपूर्ण रूप से ये पंचमुखी कार्यक्रम भी इसको कहा गया, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के क्या थे, तो उद्देश्य थे।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई। दरअसल इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो इसके अलावा जो बात की गई, न केवल उद्देश्य के बारे में, केवल उद्देश्य न केवल बनाया गया, बल्कि इसमें ढांचे पर बात की गई। किस पर? तो ढांचा, जो शैक्षिक ढांचा होगा, जो शैक्षिक ढांचा है, इसके ऊपर बातचीत की गई। पाठ्यक्रम के ऊपर बात की गई, पाठ्यक्रम के ऊपर बात की गई। अध्यापक की स्थिति के ऊपर बात की गई। फिर प्रशिक्षण के ऊपर बात की गई। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों के वेतन संबंधी बात की गई। फिर शिक्षक तथा छात्र के मध्य संबंधों पर बात की गई। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बात की गई। फिर विद्यालय की स्थिति पर बात की गई। फिर कृषि पर बात की गई। व्यवसाय पर बात किए गए। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर बात की गई। फिर व्यावसायिक शिक्षा पर बात की गई। ये इस प्रकार से बहुत सारे इसके जो मतलब इसमें जो सुधारात्मक कदम या इसमें जो सुझाव दिए गए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को समेटा गया। बहुत सारी चीज़ों में इसमें जैसे कि आप शैक्षिक ढांचा देखेंगे तो इसमें जो संरचनाएं थीं, संरचनाओं पर बात की गई। और संरचनाओं में भी न केवल ये प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च शिक्षा, बल्कि संपूर्ण शिक्षा के ऊपर बात की गई। इसमें बहुत, हालांकि इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन 10+2+3 की संरचना पर पुनर्विचार करने को कहा गया और इस पर बल देने को कहा गया कि इसमें जो सामान्य शिक्षा है वो किस प्रकार की हो, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो किस प्रकार की हो, जो उच्च शिक्षा है वो किस प्रकार की हो। अर्थात जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा की लेवल है और उच्च शिक्षा की लेवल है या फिर प्रशिक्षण की बात की गई, उसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की बात की गई, जिसमें कि उसमें कैटेगरी बांटा गया कि किस प्रकार से 1 to 5 होगा, 6 to 8 होगा, 9 to 10 होगा, फिर 11-12 होगा, या फिर उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएट का स्तर कैसा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट का स्तर क्या होगा। तो इसमें बहुत सारी बात की गई। तो ये तो मूल रूप से इसमें कहा गया कि 10+2+3, अर्थात आप समझते हैं कि सामान्य शिक्षा ये आपका 10 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात 10वीं क्लास तक, फिर 2 वर्ष अर्थात 12वीं क्लास तक, और फिर 3 वर्ष अर्थात ग्रेजुएट स्तर तक। तो यहाँ पर 3 या 4 भी कहा गया, 3 या 4 वर्ष की कही गई। फिर इसके अलावा भी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन था उसमें भी कई बार 2 और 3 वर्ष को दिया गया। तो वो बहुत सारी चीज़ों में स्पेसिफिक विषयों को लेकर के उसमें कहा गया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसको कि आप 3 वर्ष का कीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ विषय ऐसे हैं जिसको कि आप 2 वर्ष का ही कीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें इस पर की गई। फिर पाठ्यक्रम संबंधी इसलिए कहा गया क्योंकि अगर शिक्षा को हमें समुन्नत बनाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। अर्थात हमें शुरुआती दौर से, अर्थात जो प्राथमिक जो शिक्षा है वहाँ से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमें क्या करना होगा, तो पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा और अपेक्षित बदलाव करना होगा। हमें क्या करना होगा, तो सामान्य, यहाँ पर इस कोठारी आयोग ने क्या किया कि वर्तमान स्थिति को उसने, उस समय की जो वर्तमान स्थिति थी उसको उन्होंने भरपूर अध्ययन किया है और भरपूर अध्ययन करने के पश्चात आगे की स्थिति कैसी हो सकती है उस पर
मतलब उन्होंने पूरा ध्यान दे करके इसमें पाठ्यक्रम के बदलाव के ऊपर इन्होंने जोर डाला है। फिर अध्यापक की स्थिति चलिए वहाँ पर उस समय में अत्यंत दयनीय थी। कोई पढ़ाने जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि अल्प वेतन, मतलब वेतन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, लगभग ऐसा कह सकते हैं हम। तो लगभग मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था थी। तो मुफ्त शिक्षा में लोग अपना कारोबार छोड़ करके हम केवल पढ़ाने से हमें क्या होगा, इस प्रकार से लोगों का मनन चिंतन था। तो उन चीज़ों को, उन चिंतन मनन को तोड़ने के लिए उन्होंने अध्यापक के, शिक्षक की देखरेख की या फिर उनके ऊपर ध्यान देने की बात कही है। फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर इन्होंने भरपूर बल दिया है। इन्होंने संपूर्ण शिक्षा, जैसे कि आप कहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षक के प्रशिक्षण कैसे हों, माध्यमिक शिक्षक के प्रशिक्षण कैसे हों, हायर लेवल में जो पढ़ाने वाले हैं उनकी व्यवस्था कैसी हो, तो ये संपूर्ण प्रशिक्षण के ऊपर बात की है। हालांकि इस छोटे से वीडियो में अगर हम संपूर्ण रूप से एक पर अगर बल दें तो निश्चित रूप से कम 5 वीडियो से 6 वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, तभी जा करके ये शिक्षा आयोग को हम कवर कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में बहुत ये बृहत है, बहुत अत्यंत बृहत है। तो हम इसमें संपूर्ण रूप से इकट्ठा करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका संपूर्ण रूप से जो उसका एक प्रकार से सार है, उन सार को हम आपके सामने में प्रस्तुत करें कि ताकि आपका कुछ छूटे भी ना और कम समय भी लगे आपके पास। तो प्रशिक्षण की बात कही गई। फिर शिक्षकों के वेतन से संबंधित बात की गई कि अगर वेतन नहीं दिया जाएगा या अत्यंत कम दिया जाएगा तो यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं या अच्छे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो इस व्यवसाय में नहीं आ पाएंगे, और अगर ऐसे लोग व्यवसाय में नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, शिक्षा का ह्रास होगा। तो ह्रास न करके हमें समुन्नत राष्ट्र बनाना है। इसके लिए योग्य या समुन्नत अध्यापकों, जो ज्ञानवान शिक्षक हैं, उनको हमें जिम्मेदारी के साथ उनके स्थिति पर ध्यान दे करके उनको अल्प वेतन न दे करके संपूर्ण वेतन दे करके उनको इस शिक्षा विभाग में लाया जाए। फिर शिक्षक तथा छात्र के बीच संबंध, इस पर भरपूर बल दिया गया, इसलिए क्योंकि अगर शिक्षक और छात्र के बीच बहुत ज़्यादा संबंध नहीं गहरे होंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षक और छात्र एक दूसरे से मतलब क्या होंगे, जुदा जुदा होंगे। और जब जुदा जुदा होंगे तो कभी भी शैक्षिक गतिविधियां अच्छे ढंग से नहीं चल सकती हैं, तब तक नहीं चल सकती हैं जब तक कि दोनों का मिश्रण ना हो। बल्कि दोनों का मिश्रण नहीं, हम एक चीज़ और भी जोड़ेंगे, ये यहाँ पर शिक्षक छात्र के साथ किसका, तो पाठ्यक्रम की स्थिति, अर्थात जो शिक्षक हैं, बीच में पाठ्यक्रम है, और फिर तीसरा जो छात्र है, इन तीनों के बीच जब समन्वय होगा तभी हम किसी भी राष्ट्र को, या फिर हम जो गुणवत्ता शिक्षा की बात कर रहे हैं उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक अवसरों की समानता। अब शैक्षिक अवसरों की समानता उस समय में चूंकि इतना हमें तोड़ मरोड़ दिया था, इतना हमें भागों में बांट दिया था ब्रिटिश ने, कि हम अपने आप में कंफ्यूज थे कि हम क्या हैं और दूसरे क्या हैं, हमारे लोग कौन हैं और दूसरे के लोग कौन हैं। इस प्रकार से हमें एक प्रकार से बंटवारा कर दिया था। तो उसमें हमें देखेंगे कि हम शैक्षिक अवसरों की समानता में सभी को एक साथ समान शिक्षा मुहैया कराएं, ताकि सबके पास तक ये पहुंच हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था की पहुंच जो है वो सब तक हो सके, ताकि हम उन्नत राष्ट्र का एक कल्पना कर सकें। इसके अलावा विद्यालय की स्थिति उस समय में तो था ही नहीं, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि विद्यालय जो थे उसको तो तोड़ ताड़ दिया था बहुत सारे इससे पहले। तो फिर क्या किया गया कि अब कैसे हो, तो इतनी जल्दी तो सब कुछ बन नहीं सकता है, तो जितना बन सकता है उतना आप बनाइए, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था अब जहाँ जहाँ भी उसकी विद्यालय की स्थिति है उसको सबसे पहले आप धीरे धीरे क्या करिए कि आप विद्यालय का निर्माण करिए, महाविद्यालय का निर्माण करिए, विश्वविद्यालय का निर्माण करिए, और फिर उसमें पढ़ने लिखने की व्यवस्था तेजी से बहाल की जाए। और कृषि को महत्व इसलिए दिया गया कि अगर हम कृषि को नहीं महत्व दें तो हमारी गरीबी और से और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो कम से कम गरीबी और ज़्यादा न बढ़े, बल्कि भुखमरी की व्यवस्था ज़्यादा न हो, इसके लिए शिक्षा में आधुनिकीकरण की व्यवस्था इन्होंने कही कि इसमें कृषि को क्या हम करें, तो व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण से जोड़ दिया जाए, प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया जाए, ताकि कृषि बहुत अच्छे से फले फूले, जिससे कि हमारा राष्ट्र और भी ज़्यादा उन्नतशील बने। व्यवसाय की स्थिति में इसलिए कि
मतलब छात्रों को इस प्रकार के व्यवसाय से जोड़े जाएं, अर्थात उसको और ज़्यादा काउंसलिंग किए जाएं, उसको इस प्रकार से गाइडेंस दिए जाएं ताकि छात्र किस में रुचियां रखते हैं उस प्रकार के उसको चीज़ों से जोड़ा जाए। फिर इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर भरपूर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी एक पुरुष को हम शिक्षा देते हैं तो हम केवल एक पुरुष को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एक स्त्री को शिक्षा देते हैं तो एक संपूर्ण परिवार को हम शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बल अगर किसी पर देना है तो आप स्त्री शिक्षा पर बल दीजिए, क्योंकि वहाँ से अगर आप आधार को संपूर्ण रूप से मजबूत कर देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो टिला है या उसके जो ऊपरी जो इमारत है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। फिर व्यावसायिक शिक्षा पर उन्होंने बहुत बल दिया कि अगर वोकेशनल एजुकेशन नहीं होगा तो हम किस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट हमारे नहीं होंगे, और स्किल डेवलपमेंट अगर हमारा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, और कमज़ोर पड़ना हमारी बात प्राथमिकता नहीं है, बल्कि हमें मजबूत पक्ष बनाना है। इसलिए हमें व्यावसायिक चीज़ों को भी जोड़ना चाहिए। फिर तकनीकी और प्रौद्योगिकी इन्होंने कहा कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जानी चाहिए। जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ से भी अगर हमें मतलब सहायता लेनी पड़े तो हम वहाँ से भी सहायता लें, लेकिन हम अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाएं ताकि हम उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी के सहारे हम शिक्षा में उन चीज़ों को ढाल पाएं, अर्थात शिक्षा में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को ढाल पाएं ताकि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छे उन्नत बने। इसके अलावा विज्ञान पर भी इन्होंने बहुत बल दिया है। इन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिकी क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च न किए जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो वैज्ञानिक रिसर्च भी बहुत सारे किए जाएं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हालांकि दिया है, लेकिन इतने कम समय में संपूर्ण चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने संपूर्ण रूप से उसके सार को संपूर्ण रूप से ले लिया है, जितना कि आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने सारे पक्षों को लिया है, तो मुझे लगता है कि आप इस कोठारी आयोग को बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।